नाजरीन, वक्त न्यूज़ के प्रोग्राम दीवाने आम में मैं हूँ आपका मेज़बान असगर शाद। गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत की जानिब से सालाना बजट बराए 2012-13 जो कि तकरीबन 3400 अरब से ज़ायद मालियत का कौमी असम्बली में पेश किया गया। पेश करने वाले थे वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब शेख अब्दुल हफीज़। ये बजट इस हुकूमत का जहाँ पर एक कारनामा तस्वर किया जा रहा है कि 5वीं मरतबा इस हुकूमत ने ये बजट पेश किया, तो वहाँ इस बजट के मौका पर अपोजिशन जमातों खुसूसन मुस्लिम लीग नून की जानिब से कौम के अंदर एक ज़बरदस्त हंगामा आराई या एहतजाज भी किया गया। क्या ये बजट अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा? अवाम को लोड शेडिंग और महंगाई और बेरोज़गारी जैसे जिन मसाइल का सामना है वो ख़त्म करने में मदद मिल सकेगी? ये तमाम चीज़ें जानने के लिए आज हमने यहाँ पर इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है। मेरे साथ अगरचे अवाम की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ मुकामी मरकज़ी कायदीन मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के भी मौजूद हैं। इनमें मैं आपका तारुफ़ करवाता चलूँ, राजा तारक महबूब कियानी जो कि तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा भी हैं और रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक़ सदर भी हैं। उनके हमरा मौजूद है चौधरी मोहम्मद असगर एडवोकेट जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शमाली पंजाब के डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, जबकि उनके साथ ज़िया कौसर मलक जो कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, जबकि उनके साथ दीगर बहुत से लोग जो कि न सिर्फ सियासत से बल्कि तजारत से या ट्रेड से उनका ताल्लुक़ है, और वो लोग भी हैं जो सार्फिन हैं। ये लोग इस मौजूदा बजट के ऊपर अपने क्या कमेंट्स यहाँ पर बयान करेंगे। मैं सबसे पहला सवाल करूँगा राजा तारक महबूब कियानी से, वो हमें बताएं कि वो इस बजट को किस निगाह से देखते हैं। तारक महबूब कियानी। बहुत शुक्रिया शाद साहब। जहाँ तक बजट का ताल्लुक है तो बजट किसी भी हुकूमत का उसकी जो मुआशी तरजीहात हैं उसका आयनादार होता है। बजट के ज़रिए कोई भी हुकूमत ये ज़ाहिर करती है कि आने वाले वर्षों में उनकी बेहतरी के लिए उसकी इक़्तिसादी पॉलिसियों का क्या रुख होगा, किस नहज के ऊपर वो पॉलिसी चलेंगी। 2012-13 का अगर बजट हम देखें तो ये हमें आवाम को जो मसाइल दरपेश हैं, लोगों की जो मुश्किलात हैं, वक्त इस मुल्क की इंडस्ट्री को जिन प्रॉब्लम का सामना है, बिजनेस कम्युनिटी को जिन मसाइल का सामना है, ये उनको रिड्रेस करने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए इसमें मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जो ये ज़ाहिर कर सके कि हुकूमत वाकई इस वक्त मुल्क की मईशत को दरपेश जो चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलात हैं, उनको हल करने में संजीदा है। बल्कि बज़ाहिर लगता ये है कि चूँकि ये हुकूमत का आखिरी साल है और ये आखिरी बजट है, तो ये बजट जो है बराए बजट इस तरह से पेश किया गया कि कोई नया टैक्स आयद करने का मुद्दा सुना के ये क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले इलेक्शंस में वो लोगों से वोट कर सकें। इस वक्त सबसे जो बड़ा मसला है वो एनर्जी क्राइसिस है। इस वक्त लोड शेडिंग की वजह से जहाँ पे आम शहरी परेशानी का शिकार हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुतासर जो है वो हमारी इंडस्ट्री हो रही है और हमारी तजारत इससे मुतासर हो रही है। इस बजट के हवाले से मेरा ख्याल था कि हुकूमत जो है इसका चूँकि ये आखिरी बजट है तो ये संजीदगी का मुजाहरा करते हुए मुल्क में पावर जनरेशन के लिए कोई इनोवेटिव चीज़ें जो है करेंगी, और इस बजट में लोड शेडिंग के ख़ात्मे के लिए, बिजली की पैदावार को बढ़ाने के लिए खुसूसी इक़दाम उठाए जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें बजट में किसी नए डैम के लिए कोई जो है वो पैसे नहीं किए गए, ना कोई ऐसा नया मनसूबा जो है वो शुरू करने का मुद्दा सुनाया गया है। कियानी साहब, आपसे इसी जगह से हम दोबारा रिज्यूम करेंगे। सर चौधरी साहब, आप ये बताइए कि इस बजट के हवाले से कल एक नई जो चीज़ देखने में आई, एहतजाज तो होता रहता है असम्बलियों में, या ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक की असम्बलियों में भी, कल जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो एहतजाज जो तरीका इख्तियार किया गया, आप उससे इत्तफाक करते हैं? क्योंकि आप ख़ुद भी एक ऐसी जमात से आपका ताल्लुक़ है जो कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से इख्तलाफ करती है। शाह साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और ताजरों और हमारे तहरीक के जो वर्कर्स हैं उनसे आपने रब्ता किया। बजट के हवाले से आप राय लेना चाहते हैं।
तो जो सवाल आपने किया मैं उस पर आता हूँ। तो असल बात ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने 27 मई को भी नून लीग और नवाज शरीफ के कायदीन, इनके जो कायदीन हैं नवाज शरीफ ब्रदर्स, इनको वाज़े तौर पे ये कहा है कि आप ऐसा करें कि अगर आप ये क्राइसिस से निकलना चाहते हैं, आप हुकूमत को गिराना चाहते हैं या इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप ऐसा करें कि असम्बलियों से बाहर आ जाएं। आप देखें कि पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने प्री प्लान प्रोग्राम किया कि जब वो बजट पेश करेंगे तो हम शोर शराबा करेंगे। एक पार्लियामेंट एक जो कि मुक़द्दस अदारा है, उसकी बेहुरमती करना और उस वहाँ पे शोर शराबा, लड़ाई मारकुटाई और हाथापाई करना, ये कहाँ के तहजीब ज़्यादा मुल्कों का शेवा है। आप देखें कि अब बेहतर ये होता कि ये इस बजट के मौके पे जो कि आखिरी बजट था, ये अपने वहाँ पे पार्लियामेंट से रिज़ाइन करके तो वापस आवाम की तरफ रुजू करते या इसके कि ये प्लान एक सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए ये शोर शराबा और जो यानी कि जो इसकी पार्लियामेंट की तकरीम है उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। तो मकसद कहने का मेरा ये है कि मैं अभी भी अपनी पार्टी की तरफ से भी तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि भाई आप लोग रिज़ाइन करें। आपके 100 मेंबरान के लगभग आपके कौमी असम्बली मेंबरान हैं, 200 के लगभग आपके सूबाई की असम्बली के मेंबरान हैं। जब 300 लोग रिज़ाइन करेंगे तो हुकूमत खुद ब खुद गिरेगी और इलेक्शन की तरफ हम लोग यानी कि ज़िया साहब आप ये फरमाएं कि इस बजट के दौरान जो कौमी असम्बली में जो कुछ भी हुआ उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मरकज़ी रहनुमा हैं निसार चौधरी साहब, उनका ये कहना था कि ये करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हुकूमत को दूसरी कोई ज़ुबान समझ ही नहीं आती थी। तो आप ये बताएं कि क्या आप उनके इस मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ करते हैं? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया से और आपसे कि ये जो असम्बली में जो कुछ वाक़यात पेश आए हैं, ये एक नूरा कुश्ती है। दोनों पार्टियों को जब 2008 में मफाहमत हुई थी, उसमें ये शर्त कंडीशन थी कि हम आवाम को रिलीफ देने जाएंगे। 4 साल गुजर चुके हैं, दोनों जमातें बड़ी पार्टियां थीं, असम्बली में उनकी दोनों की अक्सरियत थी, ये आवाम को कुछ नहीं दे सके, महंगाई की है। आज 4 साल बाद गुजरने के बाद अगर असम्बली में ये गुत्थम गुत्था, ये एक डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में जैसे इलेक्शन होता है, अंदर लोग जाते हैं, झगड़ा होता है किसी बजट पे, ये एक उसकी शक्ल है, नूरा कुश्ती है। लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 9 दफ़ा लड़े हैं असम्बली में। इसका फ़र्क तब पड़ेगा कि अगर ये 4 साल में आवाम को रिलीफ देते, अगर 4 साल में ये रिलीफ नहीं दे सके, इसकी वजह लियाकत बाग है कि तहरीक इंसाफ को इन्हें दोनों जमातों ने मायूस किया आवाम को। लियाकत बाग जलसे ने साबित किया रावलपिंडी के अवाम ने कि तहरीक इंसाफ के साथ हो चुकी है अवाम, इसलिए हो चुकी है ये दो पार्टियाँ आइंदा भी कुछ नहीं दे सकी। अगर 4 साल में ये टेम्परेरी है, ये जो कुछ इन्होंने की है ये टेम्परेरी है। अगर 4 साल में होता 6 महीने में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त तब्दीली उस वक्त होगी जब किसी तीसरी ताकत इमरान खान को हुकूमत मिलेगी और अवाम के ज़रिए मिलेगी। ये बजट जो है बजट बराए बजट है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया है। इस बजट में लोगों को ये दिखावा दिया गया है कि जी हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन इसके बाद एक और मिनी बजट आएगा जिसमें अवाम की चीखें दोबारा से निकलेंगी। जैसे कि 4 साल साबका इन्होंने जो लगाए हैं, नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने मिल के जो ये बजट पेश किया है, ये जो अंदर असम्बली में है, ये नूरा कुश्ती है। नवाज शरीफ ने मिल के बजट ये मिल के बनाया गया है, इनकी आशीर्वाद से ही सारा कुछ हो रहा है। अगर नवाज शरीफ साथ ना देते तो आज ये जो चीखें अवाम की निकल रही हैं कभी भी ना होती। एनर्जी क्राइसिस आप देख लें, ना दिन को बिजली है ना रात को बिजली है, गैस आपकी शॉर्ट है, महंगाई आसमान पे पहुंच चुकी है। 7 रुपये वाला आटा आज आपको 35 रुपये में मिल रहा है, 2 रुपये वाला यूनिट आपको 20 रुपये में मिल रहा है। उसके अलावा आप देखें जो डॉलर 60 रुपये का था आज 94 रुपये हुआ है। ये मतलब इन्होंने अपना ही मुकमका किया हुआ है। और ये अगर ये इतने सिंसियर होते अवाम से तो ये इस्तीफे दे के अवाम में आते, लेकिन चूंकि ये समझौता एक्सप्रेस पे दोनों चढ़े हुए हैं, इनके पास कोई पावर नहीं है कि ये इस्तीफे दे के आए, क्योंकि इन्होंने IMF का एजेंडा भी पूरा करना है और अमेरिका का भी एजेंडा पूरा करना है। वही एजेंडे इन्होंने पूरे करने। आप ये समझते हैं कि ये जो बजट है आप
कौम इसको मुस्तरद करती है और आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद जिस तरह पहले चीखें अवाम की निकल रही थी मज़ीद निकलेंगी और इसी तरह ये जो नूरा कुश्तियाँ नवाज शरीफ और जरदारी साहब की इसी तरह जारी रहेंगी और अवाम इसी तरह चीखते चिल्लाते रहेंगे, इनके सर पे जूं नहीं रेंगेगी। पहली तो बात यह है कि हैरानकुन बात है कि गवर्नर स्टेट बैंक ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ नोट छापे हैं और कर्जा लिया। अफसोस की बात है कि वहीं से वाज़े हो जाता है कि इस मुल्क में हो क्या रहा है, सिर्फ नोट छापे जाते हैं। ये आप एक मार्केट के सामने खड़े हैं, मार्केट का कैमरा वहाँ पे लगाएं, देखें आपको कोई गाहक नज़र आ रहा है, यहाँ पे कोई गाहक नहीं नज़र आ रहा। इन्होंने तो ये कर दिया हमारे साथ आवाम के साथ कि इतना इन्होंने भूख से मारना है। इन्होंने गैस महंगी कर दी है, गरीब का बराह रास्त तल्लक था उससे। बिजली इन्होंने ना ईरान से ली, ना इन्होंने चाइना से ली, ना इन्होंने डॉक्टर कदीर से उन मशवरों से फ़ायदा उठाया। और कहने की बात यह है कि इनके बारे में मुख्तसर तो हम यही बात कर सकते हैं कि तुम कितना भूख से मारोगे, हर घर से भूखा निकलेगा। और इनका नारा था बिजली गैस और जान मांग रहा है हर इंसान। इन्होंने गरीब को उस मुकाम पे पहुंचा दिया कि जिस तरह ये खुद बकारी बैनुल-अक़वामी बने हैं, पूरी कौम को इन्होंने बकारी बना दिया है। कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया, टोपी ड्रामा किया इन्होंने वहाँ पे लड़ाई करके। 4 साल के बाद इन्होंने असेंबली में लड़ाई करके ये बताने की कोशिश की है कि हम तो बड़े जनाब अग्रेसिव, हम बड़े शौक़ रखते हैं कि हम लोगों के मसाइल हल करें। इन्होंने सिर्फ टोपी ड्रामा किया, लड़ाई की है और सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि हम बड़े अग्रेसिव हैं। और ये तमाम पार्टियाँ ANP, MQM, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ये तमाम इस बजट के जुर्म में और इन जो गरीबों का साथ जुर्म हो रहा है इसमें तमाम बराबर के शरीक है। जी अच्छा, ये जो बजट हुकूमत ने पेश किया है, सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त है वो एनर्जी क्राइसिस है। आप अगर देखें, ये राजा बाज़ार में चले जाएं, जो पुराने इलाके, आप वहाँ पे जाके लोगों के हालात देखें कि गरीब लोगों के बच्चे ना पंखा, वहाँ पे कंजस्टेड एरियाज़ हैं, ओपन एयर भी नहीं है। बिजली का मसला सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर। मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट ने क्या ऐसा कोई प्लान दिया है बिजली एनर्जी क्राइसिस के ऊपर, उसको ओवरऑल उसको सेटल करने के लिए? कोई ऐसा प्लान आपको नज़र नहीं आएगा। वो जैसे मेरे एक भाई ने यहाँ पे बात की कि कल परसों टैक्स अभी नहीं लगे, लेकिन एक मिनी बजट आएगा जिसके बाद आप आवाम के ऊपर दोबारा एक बम बरसाए जाएंगे टैक्सीज़ के। और ये नूरा कुश्ती जो ऊपर चल रही है चलती रहेगी उस वक्त तक जब तक हमारी कौम जागती नहीं है, किसी तब्दीली के लिए नहीं जाती। खुदारा अब तो होश करें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी सोचें। बस छोड़ दें ये गलियां पक्की कराने, ये नलके लगवाने की सियासत को। इमरान खान साहब को एक मौका दें आप। खुदारा अब बहुत हो चुकी है। उनके पास क्या है, अलादीन का चिराग है कि वो आगे सब कुछ ठीक कर सर आप ये देखें, एटलीस्ट ईमानदार और ऑनेस्ट आदमी हैं वो। आप ये देखें कि जो लोग अभी हैं, आपको उन्होंने क्या दिया है? हमने बार बार आजमा लिया ना। एक आप मुझे ये बताएं कि जिस लीडर की आप बात कर रहे हैं उसके पास कोई प्लान है? मैं आपको ये बताता हूँ कि देखें, एक अप्रोच का फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। लीडरशिप की एक अप्रोच होती है। खान साहब की अप्रोच है कि 90 दिन के अंदर मैं इस मुल्क के निज़ाम को बेहतर करूँगा। ऑन दी अदर हैंड आप नवाज शरीफ साहब को जब देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, एक लीडर है वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ के लिए जाता है। हमारा लीडर कम अज़ कम आप ये देख लें कि 4 साल पहले हमारे दरमियान बैठ के वो ये कहते थे कि सुनामी आ रहा है, हम क्लीन स्वीप करेंगे। तो हम इंटरनली हम लोग ये सोचते थे कि कैसी बात कर रहा है ये इंसान, के कहाँ से आ रहा है। हम तो एक इंसान को कन्विंस करने जाते हैं, बंदा हमारे साथ नहीं आता। तो आज आप देखें ये तूफ़ान, ये सुनामी जो आपने लियाकत बाग के अंदर देखा, ये वो लीडरशिप थी, वो विजन था खान साहब का जिसके पीछे लोग। काजी वैस मेरा नाम है जी। सबसे पहली बात जी, कल जो अपना पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक बात देखने में आई है, तो वो मतलब बच्चे भी ये चीज़ देख रहे थे कि प्री प्लान था सारा प्रोग्राम। ठीक है जी, उन्हें अपनी लीडरशिप पे बिल्कुल भी एतमाद नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान के जो एटॉमिक साइंसदान थे हमारे, उन्होंने लाहौर में एक बात कह दी है एक जलसे के अंदर कि नवाज शरीफ को तिजारत की तरफ जो है वो तवज्जो देनी चाहिए और वो सियासत शहबाज शरीफ के हवाले करें। तो खुदा रहा इतने बड़े एटॉमिक साइंसदान ने ये बात कह दी है। लोगों का प्रॉब्लम है बिजली, लोगों का प्रॉब्लम है गैस। आम आदमी को, एक रेहड़ी चलाने वाले को जो एक टीन डब्बा बेच रहा है या जो अंडे बेच रहा है, उससे इन बजट से इसका क्या वास्ता? लोगों को तो सस्ती रोटी चाहिए। अभी उन्होंने कहा जी पत्ती पे 16% में से सस्ती रोटी जब दे रहे थे तो आप भी उस पे भी आपको एतराज़ था? सस्ती रोटी वो कोई इतराज़ नहीं था। सस्ती रोटी का जो था वो भी खान साहब का एक वो अपना मनसूबा था, वो दिया हुआ था, उन्होंने कॉपी किया उन्होंने।
ये कब दिया था? क्या जी? इससे पहले जितने भी इस वक्त वो प्रोग्राम लेना चाह रहे हैं ये खान साहब ने वादा किया था। तो फिर इन्हीं को चलते रहना चाहिए कि वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ईमानदारी से चलते हैं तो बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ करप्शन हुई है। अपने लोगों को ये लाइसेंसेस जारी किए गए और इस आटे में करोड़ों रुपए का खुर्द-बुर्द किया गया, अरबों रुपए। मोहम्मद बशीर कोराल मेरा नाम है। मैं आप सब लोगों से ये बता रहा हूँ कि ये जो बजट हुआ है ये बजट है। इस पीपल पार्टी का वो मंशूर है, लै गरीबा मोर जुड़ा खा कद्दू तो सेब दे पा, देखिया पीपल पार्टी की शान, रोटी कपड़ा ते मकान, मिसिया जाके कब्रिस्तान। ये तो वो लोग हैं कि ये इंसान को कब्रिस्तान तक पहुँचा के रह गए। और इन लोगों को, बेगैरतों को यहाँ से दफा हो जाना चाहिए। ये इतने बेगैरत है कि जब इनको सुप्रीम कोर्ट भी जो है इन पे ये मुजरिम ने साबित कर दिया, तब ये बेगैरत वही पे डटे रहते हैं, कहते हैं हमारी हुकूमत रहेगी। बाहर के मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को कोई भी इतनी बात कह दें कि तुम्हारे पे ये इल्ज़ाम आ रहा है, वो शर्म से सर झुकाए, वो पार्लियामेंट से चला जाता है और ये दफा ही नहीं होती। कियानी साहब, आप माहिर मुआशियात भी हैं, आप मुझे ये बताएं कि इन हालात में जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं वो जैसे भी हुए, इन हालात में अगर आपकी पार्टी को ये दिया जाए टास्क कि आप एक मतवाजन बजट जो है वो पेश करें, तो आपके पास बुनियादी तौर पर क्या ऐसा कोई वो है तरीक़ाकार कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते? साहब, बुनियादी तौर पे तो पहली चीज़ ये है कि अगर इनकी आप प्रायोरिटीज़ देखें तो बजाय इसके कि ये बजट जो है या अपनी पॉलिसी जब से गवर्नमेंट में आए थे ये इस तरीक़ा से मुरतब करते कि लोग अपनी रोज़ी रिस्क खुद कमाने के अहल होते हैं, रोज़गार के लिए उनको मौके जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाता है इकॉनमी को। उसकी बजाय रास्ता क्या इख्तियार किया गया कि कौम को भिखारी बना दो, और इस दफ़ा के बजट में आपने रख दिया 70 अरब रुपया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत। ठीक, आप अपने गैर तरक्याती अखराजात को देख लें, याशियाँ लल्ले तलले देख लें। वो तो प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली कर रहे हैं ना, और क्या करें? चलें जी, एक प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली होने से जब हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है। मैं अखराजात नहीं है, कितनी वजारतें हैं, कितनी वजीरों की फौज जफर मौज है, कितने डिवीज़न है। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि इस्लामाबाद कितना सारा शहर है कि जिसके लिए एक पूरा अलहदा डिवीज़न है और जिसके लिए एक मिनिस्टर बैठा हुआ है। ये इस्लामाबाद जो कल 1979 तक पिंडी ज़िला का हिस्सा था, आज उसके लिए एक पूरा वजारत जो है उसके लिए कायम की गई है। सो इस मुल्क के जो वसाइल हैं वो इतने काफ़ी वसाइल मौजूद हैं। आप इनकी अपनी स्टेटमेंट देख लें कि जो पिछले साल की निस्बत इस साल जो है टैक्स कलेक्शन जो है वो 25% बढ़ी है। ये शायद दुनिया में बहुत कम इकॉनमीज ऐसी हों, बहुत कम मुल्क ऐसे हों कि जहाँ पे साल में टैक्सों की वसूलियाबी जो है उसमें 25% इजाफा हो। वो इजाफा एक तरफ हो रहा है और दूसरी तरफ जो है मिस मैनेजमेंट ऑफ इकॉनमी की हालत ये है कि आप रोज़ जो है वो 3 अरब रुपए के नोट छाप रहे हैं। रुपए की कदर जो है वो दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। डॉलर जो है 100 रुपए के लगभग। जब हम इस बजट के हवाले से अवाम की बात करते हैं तो अवाम में करोड़ों लोग वो भी शामिल हैं जो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं या पीपल्स पार्टी के वोटर हैं। उनका ये कहना है कि जी ये तो बड़ा मुतवाज़न बजट है, तो उस अवाम की बात को आप नहीं मानते? देखिए जी, मैं अगर आप पार्टी लॉयल्टी के हवाले से कोई मजबूरी से कि उस पार्टी का एक रुकन है, बड़े अरसे से उस जमात में बैठा हुआ है, या उस जमात का वर्कर होने से उसे कुछ उम्मीद है कि वो उसे कुछ शायद माली मनफियत हासिल हो जाए, तो उस वजह से अगर वो हकायक से जो है वो चश्मपोशी करें तो उससे हकायक जो है वो बदल तो नहीं जाएंगे। जी चौधरी साहब, आप फरमाइए जनाब के मौजूदा बजट में ये कहा गया कि दिफा के लिए इतने खरब रुपए और दीगर जो तरक्याती काम हैं उनके लिए इतने, जो तनख्वाहें बढ़ी हैं मुलाजमीन की, क्या आप ये समझते हैं कि वो तनख्वाहें बढ़ने से इतने लोगों को रिलीफ वाकई मिलेगा, या जो अफराते ज़र है वो तो बिल्कुल इसके उलट है? देखें, ये ओवरऑल इकॉनमी का आप हाल देखें तो आज से सिर्फ 2 महीने पहले जो 90 रुपये का डॉलर था वो अभी 94 का है। यानी 4 रुपये का मतलब ये है कि 10% से लेके 15% तो यही इन्फ्लेशन होगी। इसके अलावा जैसे कैनी साहब ने कहा कि 3 अरब रुपये के जो नए नोट छापे जा रहे हैं, आप ये देखें कि रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं। कोई रिसोर्सेज आपको बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे कि जो इकॉनमी में जो ऐड हो रहे हों, लेकिन उसके मुकाबल आप ये अनाउंस करते हैं कि जी इतने % हैं या पेंशन में इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब है ये एक अदादोशुमार का गोरख धंधा है। इससे लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। देखना यह है कि इकॉनमी आपकी किस तरफ 60 साल से कह रहे हैं जी
अल्फाज का गोरख धंधा है। शाह साहब, जो आपने तनख्वाहें बढ़ने की बात की है, अगर आप अफराते ज़र की शरह को मद्देनज़र रखें और उससे आप ये देखें कि 20% तनख्वाहें बढ़ी हैं, तो जिस वक्त हम उसका नेट रिज़ल्ट निकालते हैं तो वो ज़ीरो निकलता है। डिफेंस बजट की आपने बात की है, डिफेंस बजट में इजाफा हुआ है 10%। इस दौरान 1 साल के दौरान जो है रुपए की कदर कितनी कम हुई है, अफराते ज़र जो है वो डबल डिजिट में, आपकी जो शरह नमू है वो सिंगल डिजिट में है। तो अगर आप नेट रिज़ल्ट देखें तो आपका जो इन एक्चुअल टर्म्स है वो डिफेंस बजट बढ़ा नहीं है, वो कम हुआ है। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है? एजुकेशन के ऊपर आपने क्या रखा है? 1.48% टोटल जो एजुकेशन जो आने वाली नस्लों के लिए आप उसके लिए जो खर्चा नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट मैं उसको कहता हूँ। एजुकेशन के ऊपर अखराजात नहीं होते, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। वो टोटल बजट का 1.48% है। हेल्थ के ऊपर जो है वो कितना रखा है? वो आधे % से भी कम जो है वो हेल्थ के लिए हमने रखा हुआ है। और उसके बाद आप कहते हैं जी कि ये हम सड़कें बना देंगे, वो करते हैं। आप जो है लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको तो मद्देनज़र रखें, उनको तो देखें और अपने इकनॉमिक पॉलिसीज़ को जो है वो प्रायोरिटाइज़ करें, लोगों की जो नीड्स हैं उनके मुताबिक उनको टेलर करें। यहाँ पे हो क्या रहा है कि वी आर प्लेइंग विद द गैलरीज, यानी कि एक वक्ती तौर पे जो है जी टैक्स फ्री कर दिया, 20% तनख्वाह बढ़ा दी। दूसरी तरफ जो है अगर आप देखें तो उसका जो नेट इफेक्ट है वो ज़ीरो आ रहा है। लोगों को क्या, अगर आप अफराते ज़र की शरह कम कर देते हैं, अगर आप अशियाए ज़रूरियत की कीमतें जो हैं उन्हें नीचे ले आते हैं, तो बेशक भले तनख्वाह जो है आप 10% कम कर दें, असर शाह साहब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी तनख्वाह 20% बढ़ा दी जाए और कीमतें जो हैं वो 35% बढ़ जाएँ, तो आपकी परेशानी में कमी तो वाक़ई नहीं होगी। जल्दी है कि आप लोगों को पता है पिछले 4 साल से भी तो आ रहा है, हर बार आता है, हर दफ़ा आता है शाह साहब, हर बार आता है मिनी बजट, हर बार मिनी बजट आता है। और हर बार आप लोग देखते हैं 4 मरतबा पहले बजट पेश हो चुका है, हर बार मिनी बजट आता है। ये सिर्फ टोपी ड्रामा है। एक मैं बात आपको बता दूं कि ये जो आवाम को कहते हैं रिलीफ, और लोग कह रहे हैं कि टीवी कल क्यों बैठे हुए थे, टीवी दे। आवाम चाह रही थी कि इस टीवी में से कोई हम खुशखबरी की बात सुने, उम्मीदें लगा के लोग बैठे होते हैं, ये नामुमकिन मायूसी फैलाते हैं। इन्होंने ऊपर से हर घंटे बाद आजकल बिजली बंद कर रहे हैं। पंजाब वाले कहते हैं कि जी ये जो बजट है ये उनका कसूर है, बिजली उनका कसूर है। फिर ये मुझे बात बताएं, ये फिर एक तो डिज़ाइन भी नहीं देते, फिर बात को छोड़ते भी नहीं हैं और दूसरों पे क्रिटिसाइज करते हैं। इनके पास अब रह ये गया है कि आवाम जो अब सांस ले रही है, मेरा ख्याल है कि अब उस पर टैक्स लग जाना चाहिए। और जो रोटी की बात है, इन्होंने हमें इस मुकाम पर पहुँचा दिया है कि हर घर में हर जगह पर लोग मायूस हैं और ये बम फटना है अनकरीब आवाम का। आप फरमाइए। मेरा नाम राजा गुलाम जिलानी है जी। तो ये जो बजट पेश हुआ है ना, ये सबसे गंदा बजट है। इससे पहले वाले अच्छे होते थे, उससे वो भी गंदे। इन्होंने 4 साल में जो भी किया है ना, सब गंदा ही किया है। ये अभी इन्होंने बोला जी हम सरकारी मुलाजमीनों की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। वो 5% सरकारी मुलाजमीन हैं और 15% बेरोजगार लोग फिरते हैं, रेडियाँ वाले, टांग वाले, टैक्सी में। उनको क्या बजट में इनको फ़ायदा दे रहे हैं? तनख्वाह उनकी बढ़ा रहे हैं। इनको चाहिए था कि गैस का बिल कम करें, बिजली का बिल कम करें, सब्जियाँ ये चीज़ें सस्ती करें, चाहे गरीब को रिलीज मिले। बिल तो है लेकिन बिजली तो है ही नहीं, गैस भी नहीं, बिजली नहीं है बल्कि बिल उससे आ रहा है ना। बिल में तो कोई लोड शेडिंग करके भी बिल वो लेते हैं। ये तो गरीब का खून पी रहे हैं। ये तो वो हैं, वो ड्राकोला हैं। ये कौम ड्राकोला के कौम आ गया हमारे ऊपर। ये ऐसे दान लगाते हैं कि खून चूस कर भी हड्डियाँ भी खा जाते हैं। लोग इनको बदगवाएं दे रहे हैं कि अल्लाह ताला इनसे को गरक करे, इनको दफा करेगा, इनसे कोई नेक आदमी आए। बजट क्या नहीं सब 1 मिनट आए नजर आ। आप ये बताइए कि जो अभी पंजाब का बजट आना है या जो KP का आना है या बलूचिस्तान का आना है या सिंध का, उसको आप किस निगाह से देखते हैं इस बजट की रोशनी में? इस बजट की रोशनी में अगर देखा जाए जी तो मेरा ख्याल है उन्होंने भी जो है इसको इलेक्शन ईयर को मद्देनजर रख के जो है वो बजट बनाना है। उन्होंने जो है, लेकिन इलेक्शन ईयर को अगर पेश नज़र रख के बजट बनाए, वो तो बड़ा रिलीफ देना चाहिए था इनको। ये अपनी तरफ से समझते हैं ना जी कि कोई नया टैक्स नहीं हमने लगाया, टैक्स नेट बढ़ाने के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की। यानी कि वो लोग जो टैक्स नहीं दे रहे, एग्रीकल्चर सेक्टर है आपका, उनको सेल्स टैक्स में नहीं ला रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर तो आपका टोटली जो वो तो नेट से बाहर है जी। एक बहुत बड़ा आपका जो सेक्टर है वो तो नेट से बाहर है, उसको नेट में लाने के लिए कोई जो है कोशिश नहीं की गई। इसीलिए कि कल इलेक्शन में आपने जाना है, वोटें लेनी है, तो टैक्स नेट बढ़ाने की क्या जरूरत पड़ी है। सो इसी पैटर्न के ऊपर वो भी बजट आएगा। उसके लिए ये पंजाब का मेरा ख्याल है सारे सूबों के जो बजट आने हैं जी वो इसी के ऊपर आने हैं कि कल इलेक्शन में जाना है और उसमें हमने ये कहना है जी कि देखें हमने तो ये बजट पेश किया। आप ये नहीं समझते कि मुस्लिम लीग नून ने कल जो एहतजाज किया है कौमी असम्बली के अंदर, तो उसके बाद कोई ऐसी वजह नहीं पे नज़र आती कि वो भी इसी तरह का बजट पेश करेंगे?
इसी तरह का ही बजट पेश करेंगे जी। उन्होंने भी इसी तरह यानी आप ये समझते हैं कि इसी तरह का बजट उनका बजट भी इसी तरह का होगा। उनका बजट भी जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ हैं उनको सामने रख के नहीं होगा, बल्कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंस। तो ये फिर जो बात की जाती है कि ये अवाम के लिए और अवाम की फलाह बहबूद के लिए, तो ये सब क्या है? अवाम की बातें तो आपने सुन ली है ना जी। अवाम तो इस वक्त जो है वो सख्त परेशान है और बदहाल हैं। कारोबार लोगों को तबाह हो चुके हुए हैं, एक्सपोर्ट हमारी जो है वो नहीं बढ़ रही, इंडस्ट्री हमारी जो है वो बंद पड़ी हुई है, गर्मियों में आपकी बिजली नहीं है, सर्दियों में आपकी गैस नहीं है। और मज़े की बात यह है कि जो आपकी बिजली की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो इस वक्त इस्तात है, पैदावार इस्तात, वो मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक है, लेकिन क्या है कि बंद पड़ी हुई है। इसी तरह अगर आप गैस को देख लें तो आपने नए वेल्स कितने गैस के जो है वो शुरू किया है। आपने गैस जो है मुल्क में अवेलेबल है, क्वार्ट में जो है गैस के आपके रिजर्व्स पड़े हुए हैं। क्या उनको जो है आपने एक्सप्लोर करने के लिए कोई संजीदा कोशिश की है? क्या कोई हाइडल के अंदर आपने कोई प्रोजेक्ट लगाने के लिए कोई कोशिश की है? सो ये सारा काम जो चल रहा है वो मुल्क को मद्देनज़र रख के नहीं चल रहा, बल्कि अपने इक़्तिदार जो है उसको दवाम देने के लिए चल रहा है। अगर इस मुल्क में 18 करोड़ आवाम है, 20 करोड़ है, 16 करोड़ है, इसमें यतीम भी है, बेवा भी है, लंगड़ी लूली भी है, गरीब भी है, ठीक है। अगर ख़जाने से 1 रुपया खाया गया, क़यामत वाला दिन वो सारे आएंगे, इनके गिरवानों में आग डालेंगे, हमारा हक दो। सिर्फ इनके या इससे पहले जो थे उनके? जो सारे और जो आने वाला है, जो गुजर चुका है, सबके साथ यही होगा। खुदा से डरे, ये फिरौनी दावे छोड़ दे। राज़िक वो है, रिज़्क़ उसने देना है, इन्होंने क्या देना है? ये तो अरबों के मालिक बन गया, फिर भी इनके दिल नहीं रचा, ठीक है ना जी। अल्लाह से तबारक को मैं गरीबों से ये अपील करता हूँ, खुदा के दरवाजे पे जाओ, मस्जिदों में जाओ, अल्लाह से मांगो और इनके लिए हिदायत की दुआ मांगो। और हमारे सारी उम्मत का ये फ़र्ज़ है, बजाय किसी को बुरा कहना, उससे प्यार से, मोहब्बत से, बुराई से हटाना है, ठीक है ना जी। असेंबली के अंदर बैठ के, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो अनपढ़ हैं, ठीक है जी। अखलाक से बात करें, अगर कोई गलत बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको प्यार मोहब्बत से समझाएं, ठीक है ना। हम